मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने भाई को ढूंढने शहर जाना है। शेषना ने जिद पकड़ ली। उसका भाई पिछले 2 दिन से गायब है। उसका नाम बिल्लू नाग है। बिल्लू और शेषना दोनों भाई बहन इच्छाधारी नाग नागिन हैं। दोनों में बहुत प्यार भी है। शेषना बिल्लू से बड़ी है। बचपन से ही दोनों एक साथ खेलते कूदते आए हैं। दीदी दीदी चलना, छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं, मुझे अभी बहुत काम है। काम वाम सब कुछ बाद में हो जाएगा ना, चलना खेलते हैं, मजा आएगा। बिल्लू और शेषना हमेशा से छुपन छुपाई खेलते आ रहे हैं। ये इन दोनों का फेवरेट गेम है। लेकिन शेषना को क्या पता था कि इसी गेम के चलते उसे उसके भाई से जुदा होना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। इच्छाधारी नाग और नागिनों ने मिलकर एक नदी किनारे अपना गांव बसा लिया। नदी के दूसरी ओर इंसानों का गांव था। इंसानों को नागिन गांव के बारे में पता नहीं था। उधर इंसानों के गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम मधु था। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मधु की माँ उसकी शादी करवाना चाहती थी। ये सुनकर उसकी माँ सरला ने कहा, क्यों नहीं करनी है शादी? देख मधु, मेरी जिंदगी इस गांव में खत्म हो गई है। मैं नहीं चाहती कि तू भी उस लड़के से शादी करके गांव में जिंदगी बिता ले। मैं शहर में किसी अमीर खानदान में तेरी शादी करवाऊंगी। मधु राघव से प्यार करती थी। राघव गांव का लड़का था, लेकिन सरला चाहती थी कि उसकी बेटी शहर में शादी करे और अमीर घर की बहू बने। अपनी माँ को मना करने की हिम्मत मधु में नहीं थी। मधु ने राघव से कहा, राघव, इस जन्म में शायद हम नहीं मिल पाएंगे। मैं अगले जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। मधु को शहर से लड़के वाले देखने आए। वो लोग एक बड़ी गाड़ी में आए थे। इतनी बड़ी गाड़ी गांव में किसी ने नहीं देखी थी। तभी नागिनों के गांव में बिल्लू आया और छुपन छुपाई खेलने के लिए जिद करने लगा। तुझे कोई और काम धंधा नहीं है क्या? हमेशा मैं नहीं खेल सकती। लेकिन बिल्लू नहीं माना। वो और ज्यादा जिद करने लगा। तब शेषना ने कहा, ठीक है, जा छुप जा, मैं तुझे ढूंढूंगी। बिल्लू चला गया। शेषना उसे ढूंढने की बजाय खाना बनाने लगी। उधर बिल्लू सांप के वेश में नदी में उतर गया। आज मैं ऐसी जगह छुपूंगा कि दीदी मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगी। बिल्लू नदी पार कर गया और उस गाड़ी के अंदर घुस गया और सीट के नीचे छुप गया। और वो दीदी का इंतजार करते करते सो गया। लड़के वालों ने मधु को देख लिया और गाड़ी लेकर शहर चले गए। बिल्लू गाड़ी के अंदर सोया रहा। गाड़ी लड़का खुद चला रहा था। उसका नाम अनिमेष था। अनिमेष गाड़ी लेकर शहर पहुंच गया और तभी बिल्लू की नींद टूटी। अरे ये क्या, ये मैं कहाँ हूँ? बिल्लू सीट के नीचे से बाहर आया और वहां अनिमेष की माँ जानकी बैठी हुई थी। वो डर गई। अरे सांप, सांप, गाड़ी के अंदर सांप घुस गया है, बचाओ बचाओ। अनिमेष ने गाड़ी रोक दी और गेट खोलकर एक धक्के में बिल्लू को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। बाल बाल बच गए। मैं इसीलिए कह रहा था माँ, गांव में शादी नहीं करूंगा। पहली बार में ही सांप गाड़ी के अंदर घुस गया। पता नहीं आगे क्या होगा। अरे बेटा, पूरी जिंदगी उस लड़की के साथ रहने के लिए कौन कह रहा है? बस शादी कर, दहेज में उनकी 10 एकड़ जमीन ले और 1 साल बाद वहां फैक्ट्री बनाकर लड़की को घर से निकाल दे। जानकी इसी वजह से अनिमेष की शादी मधु से करवाना चाहती थी। उधर बिल्लू रास्ते में गिरने के बाद परेशान हो गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने बड़े घर, इतनी सारी गाड़ियां नहीं देखी थी। अरे बाप रे, ये कौन सी जगह है? बिल्लू चारों ओर देख ही रहा था कि तभी उसने एक कुत्ते को उसकी ओर भागकर आते देखा। वो कुत्ता बड़े गुस्से में था। अरे बाप रे, कुत्ता, भाग बिल्लू भाग। बिल्लू भाग गया और एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। उधर गांव में खाना बनाने के बाद शेषना खाना खाकर सो गई। शाम को उसकी नींद टूटी। अरे, मेरा भाई कहाँ है? बिल्लू अभी तक घर नहीं लौटा। बिल्लू, बिल्लू। शेषना बिल्लू को ढूंढने लगी। पूरी रात बीत गई लेकिन बिल्लू नहीं मिला। शेषना परेशान होकर रोने बैठ गई। तभी बिल्लू की ही उम्र का एक सांप उसके पास आया और बोला, मैंने कल बिल्लू को नदी पार करके दूसरी ओर गाड़ी के अंदर बैठते हुए देखा था। गाड़ी के अंदर? इसका मतलब वो गाड़ी के अंदर छुपकर बैठा था। लेकिन गाड़ी गई कहाँ? मुझे पता लगाना पड़ेगा। शेषना भी नदी पार करके इंसानों के गांव में चली गई और इधर उधर घूमते हुए मधु के घर के बाहर चली आई। अंदर मधु और उसकी माँ की बातचीत चल रही थी। माँ, वो लोग शादी में 10 एकड़ जमीन मांग रहे हैं। तो क्या हुआ? तेरे पापा ने मरने से पहले ये जमीन खरीदी थी। वैसे भी मैं जमीन का क्या करूंगी? तेरी शादी में ही काम आए वो जमीन। कम से कम शहर में शादी तो होगी। शहर शहर करके आपका दिमाग खराब हो गया है। कल उतनी बड़ी गाड़ी देखकर आप लालची बन गई हो। ये बोलकर मधु रोने लगी। चाहे कुछ भी बोल, तेरी शादी शहर में ही होगी। बाहर से सब कुछ सुनने के बाद शेषना को समझ में आ गया कि उसका भाई शहर पहुंच गया है।
मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने भाई को ढूंढने शहर जाना है। शेषना ने शहर जाने की ठान ली। 1 हफ्ते बाद मधु की शादी का दिन तय हुआ। शेषना भी शादी के दिन का इंतजार करने लगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मधु की शादी हो गई और वो डोली में बैठ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि शेषना अपने नागिन रूप में डोली में पहले से ही बैठी हुई थी। डोली शहर की ओर बढ़ने लगी और सामने अनिमेष की गाड़ी बढ़ रही थी। वो लोग शहर पहुंच गए। अनिमेष ने जानकी से कहा, माँ, अब जमीन मेरे नाम हो गई है। मुझे इस लड़की के साथ 1 साल तो क्या, 1 दिन भी नहीं रहना। मैं इसे यही मार देता हूँ। बोल देंगे कि ये डोली से भाग गई है। जानकी को भी ये आइडिया पसंद आया। डोली रोककर उन लोगों ने मधु को बाहर निकाला। क्या बात है, रास्ते में क्यों उतरने के लिए कहा? तुझे मारने के लिए। मधु डर गई। शेषना डोली से निकलकर अपनी भाई की खोज में जा ही रही थी कि ये देखकर वो रुक गई। बेचारी के साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। अनिमेष ने उसे पकड़ लिया और जानकी एक चाकू लेकर मधु की तरफ बढ़ने लगी। तभी शेषना आई और उसने जानकी को डस लिया और उसके बाद अनिमेष को भी डस लिया। दोनों का देहांत हो गया और मधु बच गई। उसके बाद शेषना अपने इंसानी रूप में आ गई। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन कौन हो तुम? शेषना ने सब कुछ बताया। मधु और शेषना दोनों मिलकर बिल्लू को ढूंढने लगे। तभी एक कुत्ते ने शेषना को देख लिया और उसकी तरफ गुस्से से दौड़ने लगा। अरे वो कुत्ते हमारे दुश्मन हैं। ये बोलकर शेषना भागने लगी और भागते हुए एक झाड़ी के पीछे चली गई। और तभी शेषना ने देखा कि बिल्लू उसी झाड़ी के पीछे बैठा हुआ है। बिल्लू, तू यहाँ? दीदी। दोनों ने रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। वो तीनों गांव लौट आए और शेषना ने सब कुछ मधु की माँ को बताया। सरला ने मधु से माफी मांग ली। माफ कर दे मुझे बेटी, मैं शहर में शादी करवाने के चक्कर में अंधी हो गई थी। मधु ने राघव से शादी कर ली। उस शादी में शेषना और बिल्लू भी आए। इसके बाद से मधु और शेषना सहेली बन गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। नागलोक की राजकुमारी शैवन्या बहुत परेशान थी। कुछ समय से उसके चेहरे पर भद्दे दाग हो गए थे, जिस कारण नागलोक के नगरों में रहने वाले बड़े नागराजाओं के पुत्र उससे विवाह नहीं करना चाहते थे। नागरानी सुपेला, हमारी पुत्री शैवन्या के विवाह के लिए हमने बड़े बड़े नाग कुमारों के लिए प्रस्ताव भेजा है, परंतु हमारी पुत्री शैवन्या के चेहरे को देखकर कोई भी नाग राजकुमार हाँ नहीं कहता। मुझे लगता है हमें अपने कुलगुरु से इस बारे में वार्तालाप करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो नागरानी। हम आज ही कुलगुरु से भेंट करेंगे। नागराज और नागरानी दोनों कुलगुरु के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। नागराज यशवर्धन, इसका केवल एक ही उपाय है। नाग कन्या शैवन्या को पृथ्वीलोक में बने किसी सौंदर्य सदन में अपना श्रृंगार करना होगा। तभी नाग कन्या शैवन्या अपने चेहरे के इन दागों से छुटकारा पा सकती है। पर यह तो बहुत कठिन है कुलगुरु। इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है। शैवन्या को पृथ्वीलोक जाना ही होगा। महल आकर शैवन्या के माता पिता उसे इस बारे में बताते हैं। ठीक है माताजी पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं पृथ्वीलोक पर जाने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक विनती है, मैं अकेली ही पृथ्वीलोक पर जाऊंगी। आप मेरे साथ किसी को भी नहीं भेजेंगे। ये कार्य मैं अकेले ही करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती मेरे कारण किसी को भी कोई परेशानी हो। पर बेटी, तुम बिल्कुल अकेली पृथ्वीलोक पर कैसे जाओगी? वहां किसी ने भी तुम्हें पहचान लिया तो तुम पर कोई संकट ना आ जाए पुत्री। आप चिंता मत करो माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर शैवन्या पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है और एक लड़की के रूप में आ जाती है। पर शैवन्या के चेहरे के निशान नहीं छिप पाते। ये इंसानी रूप ठीक रहेगा, इससे मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। हे राम, कैसा अंधा रिक्शा वाला है, टक्कर मारकर चला गया। मेरी तो चप्पल भी टूट गई। बेचारी कितनी परेशान हो रही है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। रुकिए माँ जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। परेशान मत हो माँ जी, मैं आपको अपनी चप्पल दे देती हूँ। वास्तव में शैवन्या ने कोई चप्पल पहन ही नहीं रखी थी। वो जादू से एक चप्पल का जोड़ा बनाती है और उस बूढ़ी महिला को दे देती है। मेरा घर यहीं पास में ही है, आओ कुछ देर मेरे घर चलो।
वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शैवन्या है। बड़ा ही प्यारा नाम है। इस तरह से शैवन्या उस बूढ़ी महिला के साथ बात करते हुए उसके घर पहुंचती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तक तुम्हें किराए पर घर नहीं मिल जाता, तुम मेरे घर पर ही रह लो। इतना बड़ा घर है। मैं और मेरा बेटा सुधीर ही तो रहते हैं, और सुधीर तो सुबह का गया शाम को लौटता है। तुम वो सामने वाला कमरा ले लो और अपना सामान वहां रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। पर अभी तो मेरे पास कोई सामान नहीं है, मैं ऐसे ही आई हूँ। तो कोई बात नहीं बेटी, यहाँ कोई सामान की कमी थोड़ी है। रसोई हो रही और बाकी कमरे में सामान तो है ही। पलंग और अलमारी दोनों ही वहां रखी हैं। और इस तरह शैवन्या बूढ़ी महिला के घर में रहने लगी। माँ से बात किए बहुत दिन हो गए। एक बार जादुई शीशे की सहायता से माँ और पिताजी से बात करती हूँ। शैवन्या जादुई शीशे की सहायता से अपने माता पिता को देखती है। शैवन्या, बेटी तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? शैवन्या बेटी, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम अपने असली रूप में तो नहीं आई हो ना? माँ पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं इंसानी रूप में ही अपने सारे कार्य कर रही हूँ। मैं एक साधारण महिला की तरह ही यहाँ रहूंगी। किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौटूंगी। शैवन्या अपने माता पिता से बात करके रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। माँ जी, आज खाना मैं बनाऊं, अगर आपको बुरा न लगे तो? क्यों नहीं बेटी, तुम्हें जो खाना है वो रसोई में बना सकती हो। शैवन्या रसोई में जाकर जादू से सारा खाना तैयार करती है। इतनी देर में सुधीर भी आ जाता है। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? सुधीर बेटा, ये शैवन्या है। आज दोपहर को मैं जब... सुधीर की माँ उसे सारी बात बताती है। माँ, ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करते। न जाने कौन है, कहां से आई है, और तुमने तो अपना पूरा घर ही उसे दे दिया। माँ, तुम बहुत सीधी हो। सुधीर बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो बच्ची बहुत अच्छी है। सुधीर की सारी बातें शैवन्या सुन लेती है और वहां से जाने लगती है। माँ जी, मुझे लगता है मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। सुधीर जी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूं, और आप दोनों के बीच में मेरी वजह से कोई मनमुटाव हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहीं और अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा ना कहो। सुधीर, तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए वहीं खाना लेकर आती हूँ। शैवन्या के आ जाने से उस बूढ़ी महिला को बहुत आराम हो गया था। एक शाम शैवन्या बाजार से आ रही थी, तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे, ये तो वही लड़की है ना जो आजकल सुमन आंटी के घर में रुकी हुई है? हाँ भैया, सुधीर भैया के तो मजे हैं। एक अकेली लड़की उनके घर में रह रही है, और वो भी बिना किसी रिश्ते के। भाई, वैसे देखने में तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। इसके चेहरे पर कितने गंदे निशान हैं। फिर कैसे पसंद किया? मन तो कर रहा है अभी अपने असली रूप में आकर इन दोनों को डस लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा सच सामने आ जाएगा। तभी सुधीर भी वहां से निकल रहा था। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई है? शैवन्या को कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? अभी बताता हूँ। अबे, तेरी ये लगती कौन है? ये मेरी होने वाली पत्नी है, और कुछ ही दिनों में हम दोनों की शादी हो रही है, समझे? घर आकर सारी बात अपनी माँ से कहता है। अगर मैंने इस शादी के लिए मना किया तो ये लोग मुझ पर शक करेंगे। मुझे शादी के लिए हाँ कहना ही होगा। मेरे पास ये अच्छा मौका है। इसी बहाने मैं किसी सौंदर्य सदन में तैयार भी हो जाऊंगी, और तैयार होते ही मेरे चेहरे के भद्दे निशान गायब हो जाएंगे। फिर मैं नागलोक वापस लौट जाऊंगी। शैवन्या शादी के लिए हाँ कह देती है और अपने माता पिता को भी इस बारे में खबर देती है। शादी के दिन शैवन्या अपनी सास के साथ ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। मेरी होने वाली बहू का ऐसा श्रृंगार करना कि लोग देखते रह जाएं। आप चिंता मत कीजिए, हम इनके चेहरे के सारे दाग धब्बे मिटा देंगे। शैवन्या को ब्यूटी पार्लर वाली लेडी बहुत सुंदर तैयार करती है। दुल्हन के रूप में शैवन्या बहुत सुंदर लग रही थी। तभी ब्यूटी पार्लर वाली की नजर सामने बने शीशे पर जाती है। देखिए, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आपके चेहरे के सारे निशान भी मैंने मेकअप से छुपा दिए हैं। शैवन्या शीशे की तरफ देखती है। ओह, ये तो कोई नागिन है। वो देखो, सामने शीशे में इस लड़की की जगह एक सांप दिखाई दे रहा है। भागो 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 यहाँ से। रुक जाइए, मैं ऐसी नहीं हूँ।
जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, माँ जी, एक नागिन मेरी बहू नहीं हो सकती। तू तो हमें डस लेगी। ऐसा ना कहिए माँ जी, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। तब तक सुधीर भी वहां आ जाता है। शैवन्या सारी सच्चाई बताती है और रोने लगती है। नागराज और नागरानी उनके कुलगुरु के साथ वहां प्रकट होते हैं। पुत्री शैवन्या ने किसी को धोखा नहीं दिया, ये सत्य कह रही है। मैंने ही शैवन्या को धरती लोक पर भेजा था। माँ, पिताजी, मैं सुधीर से प्यार करने लगी हूँ और मुझे माँ जी के साथ ही रहना है। सुधीर को मेरे स्वभाव से प्यार हुआ, उसने मेरे रंग रूप को नहीं देखा। माँ जी भी मुझे बहुत प्यार करती है, नहीं तो कोई किसी पर क्यों विश्वास करेगा। उन्होंने मुझ पर किया, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। पुत्री, तुम्हारी ये करुण बातें सुनकर मेरा भी हृदय पिघल गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरी शक्तियों से तुम आज के बाद एक साधारण स्त्री का ही जीवन व्यतीत करोगी। अब तुम नागिन नहीं हो। कुलगुरु की बातें सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। शैवन्या के चेहरे के सारे दाग धब्बे खत्म हो गए थे। सुधीर और शैवन्या की शादी हो जाती है। उस दिन से शैवन्या धरती लोक पर ही सुधीर और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगी।